धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले समाजसेवी राकेश चौधरी ने जनता के बीच खास पहचान बना ली है। क्षेत्र की समस्याओं को उठाने में वह सबसे आगे रहते हैं। वही समाज सेवा में उनका अहम योगदान है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राकेश चौधरी ने उज्जवल हिमाचल मीडिया के मुख्य कार्यालय कांगड़ा में पहुंचकर साक्षात्कार में विभागी से अपनी राय रखी। पेश है उज्जवल हिमाचल के कार्यकारी संपादक चंदन महाशा के साथ विशेष बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार, उज्जवल हिमाचल में स्वागत है आपका। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। काफ़ी कम समय में उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। तो आइए हम मिलाते हैं आपको समाज सेवी राकेश चौधरी से। राकेश चौधरी जी, उज्जवल हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं समस्त उज्जवल हिमाचल की समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राकेश चौधरी जी, सबसे पहले आप बताइए कि किसान आंदोलन को आप किस तरह से लेते हैं? किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है और आज ये आंदोलन अपनी पूरी चरम सीमा पे है। और इतनी कड़ाके की ठंड दिल्ली जैसे शहर में पड़ रही है और किसान एक मुश्त अपना वहाँ पे लगातार अपना प्रयास इस आंदोलन के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को कहीं ना कहीं इसमें किसानों की इन भावनाओं को समझना चाहिए और मैं भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का समर्थन करता हूँ। राकेश जी, मोदी सरकार को इस आंदोलन को कैसे शांत करना चाहिए, इस बारे आपका कोई सुझाव? कोई भी सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो या पूर्व में जो भी सरकारें रही हैं, सरकार कोई भी बनती है तो ग्रामीण स्तर से बनती है और किसानों की कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका उसमें रहती है। और जहाँ तक शांत करने की बात आपने कही है, तो मोदी जी का जो विज़न है वो किसानों के ऊपर हमेशा से रहा है। और आज मोदी जी को ये चीज़ भली भांति वो समझते भी हैं और समझनी भी चाहिए कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये अन्नदाता हैं हमारे, हम इनको अन्नदाता मानते हैं, अगर ये लोग इस तरह से सड़कों में बिखरे रहेंगे तो कैसे खेतीबाड़ी की जाएगी? और इनकी जो ग्रीवियंस हैं या तो प्रॉपर ये लोग समझ नहीं रहे हैं या आप लोग उनको प्रॉपर समझा नहीं पा रहे हैं। कहीं भी बीच का जो भी कोई बात है तो इनसे शांत भाव से बात करें और इनको अपना जो स्पष्टीकरण है वो दें ताकि ये बात जो है उनके जहन में जाए, ताकि ये आंदोलन मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। किसानों के साथ हैं? बिल्कुल, मैं किसान हूँ, खुद एक किसान हूँ और किसानों का समर्थन करना मेरा ध्येय भी है और मैं बिल्कुल किसानों के साथ हूँ। और सरकारें जो भी है, जैसे मोदी सरकार ने आज ये कानून लागू किया है, ये जो 3 कानून जो किसानों को लग रहा है कि हमारे बिल्कुल विरोधी कानून ये तैयार किए हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ये कानून अगर उन लोगों को लग रहा है कि वो किसान हित में नहीं है तो उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि, क्योंकि मेरा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कानून जो है वो सरकार जब भी कोई कानून बनाती है तो लोगों के हित के लिए बनाती है। कोई भी सरकार कोई कानून लाती है तो लोगों के हित के लिए लाती है। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कहीं ना कहीं इनको समझ नहीं आ रही हो। और एमएसपी की बात है, एमएसपी जो वो होना चाहिए, निर्धारित मूल्य होना चाहिए, जो उनको एक स्पोर्टिंग मूल्य है वो होना चाहिए। आज दिन किसानों को यही पता नहीं है कि हमारा मक्की कौन से रेट पे बिकता है, गेहूं कौन से रेट पे बिकता है, जो कैश क्रॉप आलू जैसी फसलें ये कौन से रेट पे बिकती हैं। जो भी व्यापारी आता है उनका अपना मनमानी का रेट है, तो एमएसपी होना चाहिए। राकेश चौधरी जी, पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। आप भी एक नेता हैं, आपने भी उपचुनाव लड़ा था, वो काफ़ी कम वोटों से आपको पराजय मिली थी। तो क्या पंचायत चुनावों में आप अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं? ऐसा है, पंचायत का जो चुनाव होता है, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि पंचायत का जो चुनाव है वो कोई भी कैंडिडेट, कोई भी प्रतिनिधि, उसका अपने व्यवहार का चुनाव है, ये उसकी अपनी काबिलियत का चुनाव है, उसकी अपनी ईमानदारी की सूझबूझ का चुनाव होता है। और मैं तो एक आज़ाद प्रत्याशी के रूप में मैंने इलेक्शन लड़ा है, लेकिन जो भी पार्टियाँ हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अन्य कोई भी दल हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पार्टी अपना सिंबल दे के किसी प्रधान पर्टिकुलर को चुनाव लड़ाती हो। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं है। और बात जहाँ तक मेरी है तो बहुत सारे लोग मेरे समर्थक हैं, बहुत सारे मेरे समर्थक इन चुनावों में कूदे भी हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरा किसी कैंडिडेट को पर्टिकुलर ये आदेश नहीं है, किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं। जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो हमारे सरमत्थे, जो उसमें हारेंगे वो भी हमारे प्रिय हैं, वो भी हमारे सपोर्टर रहे हैं। तो मेरा किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को ये बोलूँ कि इसको मैंने आशीर्वाद दे दिया। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दे रही होगी, लेकिन मेरा ऐसा कोई मत नहीं है।
बाजार में चर्चाएं गर्म हैं कि राकेश चौधरी जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वो भी अपने कैंडिडेट चुनाव में उतार रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बाजार में तो कई तरह की चर्चाएं, आज इलेक्शन का दौर है, बहुत सारी चर्चाएं बाजार में चलती हैं, बहुत सारे शगुफे लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, उज्ज्वल हिमाचल के माध्यम से, मैं सभी लोगों को, सभी उन प्रतिनिधियों को जो लोग अपना अपना भाग्य इसमें आजमाइश कर रहे हैं चुनावों में, तो मैं सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और निश्चित तौर पे 10 या 15 कैंडिडेट जब पंचायत चुनाव में आते हैं बतौर प्रधान, वार्ड पंच या अन्य किसी भी पद पे, तो उनमें से एक ही कैंडिडेट कोई जीतता है। और मैंने पहले ये बात कही है, जिसका स्वभाववश, जो ईमानदार, जो लोगों के प्रति अपना अच्छा कार्य करने की क्षमता रखता है, जुझारू है, वो एक ही कैंडिडेट कोई जीतेगा। लेकिन जो बाकी के 9 हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, और इस चीज़ को वो उस पर गहनता से अगले उसमें कार्यकाल के लिए तैयारी करें। तो मेरा पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट नहीं है, जो भी खड़े हैं पूरी कंस्टिट्यूंसी अपनी है, सारी कंस्टिट्यूंसी के लोग अपने हैं, और उसी कंस्टिट्यूंसी के उन गाँवों में से लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सारे कैंडिडेट मेरे, और मेरा कोई पर्टिकुलर एक कैंडिडेट कोई नहीं है, सब कैंडिडेट मेरे ही हैं। पंचायत चुनावों को लेकर सरकार को क्या इंतजाम करना चाहिए? पंचायत चुनावों को लेके सरकार ने अभी तक जो इस वक्त, क्योंकि आज दिन तक जो हुआ इतिहास में कि 23 जनवरी को यहाँ पे बतौर शपथ होती है प्रधानों की, प्रधानों की, तो वो उस समय अवधि के भीतर ये इलेक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त का जो इलेक्शन है वो सबसे चैलेंजिंग इलेक्शन इसलिए है कि कोविड का समय है, बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और कोरोना जिस तरह से आज अपने पांव पसार चुका पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और अब तो गांव-गांव में भी घुस गया मेरे ख्याल से, तो प्रशासन, यहाँ के जो जिलाधीश महोदय जी हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उसमें इनकी जो जितनी प्रशासनिक टीम है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं चुनावों के दौर पे इनको अपनी गाइडलाइन और जो इंस्ट्रक्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो तरीका है, या मास्क का या सैनिटाइज़र का, उसकी व्यवस्था जो है वो इलेक्शनों में ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, कोरोना काल है, पंचायत चुनाव ही है, कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है इस समय, तो हिमाचल सरकार के जो कदम है कोरोना में, उसे किस तरह देखते हैं? अरे, मैंने ये बात ऑलरेडी बोल दी कि हिमाचल सरकार अगर इतना बड़ा स्टेप ले रही है, चुनावों का ये जो समय अवधि के अंदर चुनाव कराना, और कोरोना अपनी चरम सीमा पे है, जैसे आपने कम्युनिटी स्प्रेडिंग की बात की, तो निश्चित तौर पे ये तो हो रहा है, और हर एक जगह पे ये अपने पांव पसार चुका आज की तारीख में। लेकिन मैं अगर जिला कांगड़ा की बात करूं, तो यहाँ के जो जिलाधीश महोदय हैं राकेश प्रजापति जी, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत गहनता से कार्य किया है, और कहीं ना कहीं वो उससे जूझे भी हैं, क्योंकि वो सबको पता है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, और बड़ी उन्होंने मतलब इसमें अपने जीवन उनका दांव पे लग गया था, संघर्ष किया है। और सरकार से मेरा ये निवेदन है कि अब इलेक्शन तो डिसाइड है, इलेक्शन तो आपने करना है, कोरोना भी इसके साथ चला हुआ है, उसको भी अब पता तो है नहीं कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन नहीं है। तो इसके चलते हर एक जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का, और जो आपकी सरकार के गाइडलाइंस, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मतलब लोग इसको अभी भी, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, लोग इसको बड़े हल्के में ले रहे हैं, जबकि ये हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। जिन लोगों को ऐसी कोई मतलब जिनके साथ ये घटना घटी है, उन लोगों को पूछो तो उनको पता है एक्चुअली में कोरोना का पॉजिटिव होना कितना मतलब ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उसको बिल्कुल एहतियातन आप लें, और कहीं भी आप इसमें कोई छोटी गलती भी आपके लिए कहीं ना कहीं जानलेवा सिद्ध हो सकती है। तो मेरा यही है कि देखिए, आप समाज सेवी हैं, आप जगह जगह गए और जगह जगह आपने मास्क और सैनिटाइज़र भी बांटे, बहुत अच्छी पहल थी आपकी, लोगों तक संदेश पहुंचाया आपने। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार, चलो सरकार तो सरकार है, सरकार अपने स्तर पे ये प्रयास सरकार ने भी किया होगा, लेकिन जहां हमें लगा कि ये चीज़ ज़रूर थी इस चीज़ की और ये चीज़ होनी चाहिए थी, और जहां पे लोगों के पास मास्क नहीं थे, या एक मैंने कई जगह ये भी देखा कि किसी एक गरीब आदमी ने एक मास्क खरीदा है, तो वो मास्क लगातार वो कई हफ्तों तक यूज़ कर रहा है। तो इसके बारे में भी लोगों को मतलब अवगत कराना है,
उसके चलते ही हमने फिर दोबारा पुनः से जब जहाँ जहाँ हमें लगा, कई बार हम रोड में चलते हैं तो बाज़ार में ऐसा लगता है बिना मास्क के चले हैं, ये कई लोगों के मास्क काफ़ी पुराने हो चुके हैं, एक ही मास्क बार बार यूज़ किए जा रहे हैं। तो हमने इसके ही चलते हमने ये निर्णय लिया कि अब क्योंकि काफ़ी लंबा समय लगभग मतलब साल होने को है, तो दोबारा से, क्योंकि जब ये कोरोना आया था तो उस वक्त बहुत सारे समाज सेवी, आपको पता है कि बहुत सारे समाज सेवी आए जिन्होंने राशन बांटा, फिर अपनी फ़ोटोएं खिंचाई, फिर लोगों मतलब 10 मास्क बांटते थे और 10,000 बताते थे। मैं कोई इस तरह का कोई कार्य करने का कोई शौक़ नहीं है, ना मैंने किया। राशन, जहाँ तक आपने राशन की बात की, राशन जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, लोगों के फ़ोन आए हमें भी, तो हमने वहाँ पे तहसीलदार के माध्यम से राशन बंटवाया है, लेकिन उसका मैंने कोई बयान नहीं किया कि हमने ये किया या वो किया, ऐसा कुछ मेरा मत था नहीं। आप धर्मशाला हलके से हैं, धर्मशाला में मौजूदा विधायक किस तरह से कार्य कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? वो तो जहाँ तक आपने ये प्रश्न पूछा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस प्रश्न का आंसर देने की कोई ज़रूरत है। वो धर्मशाला की जनता भली भांति इस चीज़ को जानती है कि कार्य क्या उस वक्त पूरी सरकार के साथ क्या क्या वायदे किए थे सरकार ने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, और आज कैंडिडेट धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय विधायक हैं वो कितना कार्य कर पाए हैं, उस पर कितना लोगों की अपेक्षाओं पे अच्छा कार्य करने की मतलब उन्होंने की है, पहल की है, वो तो हर एक आदमी जानता है। उसको मैं नहीं समझता हूँ कि उनके बारे में कुछ बोलूँ मैं। आप संतुष्ट हैं उनके कार्य से? अरे मैं तो उनके विपक्ष में बैठूँ, मैं कहाँ से संतुष्ट होऊंगा। कोई ऐसा कार्य बताएं जो अच्छा किया हो या कमियां रही? नहीं, जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह से करते रहें, बस मेरी यही शुभकामना है। मेरी यही शुभकामना। आपने एक तरफ कहा कि आप संतुष्ट नहीं हैं, आप अपोजिशन में बैठे, फिर आप बोल रहे हैं कि बेहतर कार्य किया। मैंने ये बोला कि जो कुछ अभी तक किया है वो बहुत बेहतर है, और बतौर विपक्ष का नेता होने के नाते, या जो लोग मुझे समझते हैं, जो आपने मुझे कहा है, तो मैं उनकी इस कार्यशैली से बहुत संतुष्ट हूँ। आपने उपचुनाव निर्दलीय विधायकों के उस पर लड़ा था, ठीक है, तो क्या अब आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? चलो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और लोग भी इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और जहाँ तक टिकट की बात है तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है अब की बार 2022 को जो ये इलेक्शन है इसमें हो सकता है कि किसी पार्टी के साथ ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, और पूरा विश्वास है मुझे कि पार्टी के साथ ही, चलो जो भी पार्टी उस वक्त मौके की, ऐसा कि मैं पहले कांग्रेस में रहा हूँ ऑलरेडी, ये हर एक आदमी जानता, और आप भी इससे भली भांति परिचित हैं, और बीच में कुछ कारण थे कि उसकी वजह से मुझे बीजेपी में जाना पड़ा था, और मैंने टिकट की डिमांड भी बीजेपी से ही की थी, लेकिन उस वक्त उनको शायद हमारे ऊपर विश्वास नहीं था, या पता नहीं कुछ भी कारण रहे होंगे, मैं किसी को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जो आगामी चुनाव है 2022 का, उसमें जहाँ तक मेरा अपना मानना है, और कुछ आप जैसे पत्रकार बंधु या बुद्धिजीवी वर्ग जो राजनीति की सूझबूझ रखते हैं, उन्होंने भी यही बात कही और कहते भी हैं कि इस बार आपका चुनाव जो वो सिंबल पे ही होगा, किसी पार्टी सिंबल पे होगा। चलो जो भी होगा, भगवान माँ चामुंडा, ब्रजेश्वरी माता जो भी करेंगी वो अच्छा करेंगे, इंद्रनाग भगवान सारे लोग उनकी। राकेश जी, आपने कहा कि पार्टी सिंबल से ही चुनाव होगा, लेकिन धर्मशाला में बीजेपी के विधायक विशाल नेहरिया जी हैं और कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ और दिग्गज नेता सुधीर शर्मा जी हैं, तो टिकट पर उनकी पहले आंख रहेगी, तो आप किस तरह से कांग्रेस का टिकट लेंगे? ये सुधीर शर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, और विशाल नेहरिया जी मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो वो निश्चित तौर पे मेरे छोटे भाई हैं। अब इन दोनों भाइयों के बीच में मैं भी एक भाई हूँ। अब पार्टी खुद डिसाइड करेगी कि बीच वाला भाई जो है वो एक साइड एक बगल में है, दूसरा भी बगल में। चलो बाकी देखो क्या होगा, जो भी होगा मतलब अच्छा होगा। अगर देखा जाए, आप टिकट की तरफ काफ़ी जोर दे रहे हैं, अगर आपको बीजेपी टिकट नहीं देती है, कांग्रेस टिकट नहीं देती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, चुनाव तो हम लड़ेंगे। मैं नहीं लड़ूंगा, चुनाव तो हमारी जनता हमारे से लड़वाएगी, और जनता का बहुत ज़्यादा प्यार हमें आज दिन तक मिला है, और अब भी लगातार जनता के बीच में है। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, सिंबल पे लड़ने की बात है, या क्योंकि ये जो चुनाव था इसमें चंदन जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो चुनाव था इसमें सरकार ऑलरेडी ही थी। यहाँ पे सीट हारना और जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सरकार सीट हार भी जाती तो सरकार नहीं गिरने वाली थी,
लेकिन सरकार के रहते सरकार की सीट हार जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की तौहीन होती है। और बात अगर हमारी थी तो हमारे पास तो कोई ऐसा उस वक्त साथी नहीं था, कोई ऐसा मतलब वो कोई प्रशासनिक हमारे पास कुछ था नहीं। मैं तो मेरे लिए मेरी जनता ही मेरी सरकार है, वही मेरा प्रशासन है। जिन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया कि एक सम्मानजनक स्कोर पे मुझे पहुंचाया है। एक टाइम तो सबको पता था, लोग मुझे बधाइयाँ भी देने लग पड़े थे कि आप जीत गए हैं। चलो जो भी हुआ, जो निर्णय था वो हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, और जो भी आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। उपचुनाव में आपकी हार के क्या कारण है, आपने कुछ एनालिसिस किया इस बारे में? ऐसा एनालिसिस तो चलो किए, वो मैं मतलब क्या कमियां रही? मैं आप उन कमियों को मतलब चैनल में नहीं मतलब आपके साथ या किसी भी के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि चुनाव हुआ, बहुत नज़दीक थे मतलब जीत के। और आप जैसे जो मीडिया के लोग हैं, आपने सबने वो एनालिसिस किया था खुद कि राकेश चौधरी जी जीत के बहुत करीब और शायद जीत रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटना घटी कि उस घटना से हमारा सारा ही सिस्टम जो है वो उलट पुलट हो गया, और जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना। पर मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, कोई, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि, क्योंकि मेरा जीवन में एक मत है, मैं जहाँ तक मेरा एक सोच है, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कोई विशाल नारियन ने नहीं हराया है, मुझे सुधीर शर्मा ने नहीं हराया है, मुझे हराया पब्लिक ने। और मेरा पूरा विश्वास है कि यही पब्लिक मुझे जिताएगी भी। चलो राकेश जी, आप टिकट पे चुनाव लड़े, बहुत बेहतर होगा। आखिरी में आप हिमाचल की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे आज हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी बात तो जिस मतलब महामारी से हम जूझ रहे हैं, मैं हिमाचल की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ। मेरा उनको एक ही ये संदेश है कि सरकार के द्वारा तय नियम और कोविड को आप किसी भी सूरत में हल्के में ना लें। बहुत बड़ा महामारी है ये, बहुत सारी जाने करोड़ के ऊपर हम मतलब हमारे पूरे देश में लोगों ने अपने प्राणों की इसमें संक्रमित हुए हैं, और बहुत लाखों के हिसाब से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी है। तो कहीं ना कहीं अनभिज्ञता के चलते हम ऐसा किसी के साथ कुछ ऐसा घट जाए, उससे आपने एहतियात बरतनी है। और जो भी सरकार के तय नियम हैं, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र करो हाथों को, जहाँ पे आपको पानी की व्यवस्था नहीं, और खाना या कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं आप तो विदाउट हाथ धोए कुछ आपने अपने मुंह में डायरेक्ट नहीं लेना है। इसी के साथ दूसरी बात ये है कि सर्दी का मौसम है, इसमें वैसे भी कोरोना का बहुत प्रभावशाली हो जाता है ये, तो आपने पूरी एहतियात बरतनी है। पूरे अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को जो एज्ड हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल कहीं भी कोई मतलब लूज़ नहीं होना आपने, कहीं भी कोई छोटी मोटी गलती भी, क्योंकि एक गलती किसी के प्राणों तक पहुंच जाए, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा। और सबको, पूरे हिमाचल वासियों को, धर्मशाला के मेरी प्रिय जनता को मेरा यही संदेश है कि आप अपने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और सरकार के तय नियमों का पूरा पालन करें। प्रशासन जो आपको समय समय पे दिशा निर्देश दे उनका पालन करें, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और पूरा हिमाचल सुरक्षित रहे, पूरा भारतवर्ष सुरक्षित रहे। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी राकेश चौधरी, जिन्होंने उज्जवल हिमाचल के साथ विशेष चर्चा की और उन्होंने अपने विचार साझा किए। उन्होंने राजनीति पे तो चर्चा की ही की, लेकिन उन्होंने कोरोना से भी लोगों को बचने की सलाह दी। कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उज्जवल हिमाचल।